नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये अरब के निवासी थे। ठीक है। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्ठा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को जो था अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो मुल्तान स्वर्णगिरी पर। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय जो है वो किस नगर में प्राप्त की थी? तो वो मुल्तान स्वर्णगिरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊंट पालन और खजूर की खेती। ऊंट पालन और खजूर की खेती। अरबों अरबों के पश्चात भारत के किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अलाउद्दीन गजनी के द्वारा की गई थी। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन गजनी के द्वारा। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुद्दीन गजनी के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सुबुद्दीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। यानी जब मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना था, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी, किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी, पूर्व का होमर तथा शहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 मुल्तान में किया गया था। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध सूफी संत जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था वो कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक? तो वो मोहम्मद गौरी ही था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यलदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? यलदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पढ़ते गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को घोषित किया। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक, सिपाह
सलार का पद धारण किया था। इसने केवल किसका, तो मलिक और सिपा सलार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई, तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुलूरी आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया, तो कुरान पढ़ने के कारण, सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया, तो कुरान ख्वा। भारत की प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था, तो इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह था जो कि 8 महीने शासन किया था, उसको अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया, तुर्कान चहलगानी, यानी 40 दल। इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया, तो तुर्कान चहलगानी यानी 40वां दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। इसको पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम यकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया, तो अमीर ए अखूर। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम यकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया, तो अमीर ए अखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया, तो बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नयाब एवं मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नयाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया, नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया, तो बलबन ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। समझिए, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसने राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान ए अर्ज। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना किया था, तो दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन कैमूस। गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन कैमूस। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, जीतल, जो कि इल्तुतमिश जीतल, तांबे का सिक्का जीतल। अब आते खिलजी वंश। गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। रक्त और लौ नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वर्ष 1296 में कड़ा जो कि मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसाफ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसाफ। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ करवाया, बलबन के लाल महल में। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ करवाया, को बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था
यह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन क्या था? एक साम्राज्यवादी शासक था। यह विश्व को विजय प्राप्त करने के साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो रायकन, गुजरात का शासक था रायकन, उसके ऊपर किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत का दौरा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा गया। 1000 दिनारी किसको कहा जाता? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था। गुजरात विजय के दौरान नुसरत का दौरा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे क्या कहा गया? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वर्ष 1313 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिससे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था। तो मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? वो था देवगिरी। वो कौन था? देवगिरी था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो सबसे पहला आक्रमण देवगिरी, दक्षिण भारत में सबसे पहले देवगिरी, जहां का शासक रामचंद्र देव था। अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के जो साथी थे सेनानायक, वो मलिक काफूर थे, 1307 में किया था। दूसरा राज्य था वारंगल, जहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे। अभियान का नेतृत्व कर रहा था मलिक काफूर। सारा का मलिक काफूर ही करेगा। ठीक है। तो मलिक काफूर कर रहा था 1309। तीसरा का द्वार समूह है वीर बल्लाल तृतीय, मलिक काफूर 1310। और चौथा राज्य है पांडे, जिसके थे शासक वीर पांडे, मलिक काफूर 1311। यानी 7 2 9 यानी 9 फिर 10 11 12 यानी 1307 के बाद एक साल छोड़ के 9 में किया गया, फिर 9 10 11 लगातार किया गया। इधर हो गया। इसको याद रखने के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, देवा द्वापा यानी देवगिरी वारंगल, द्वापा मतलब द्वार समुद्र और पांडे, देवा द्वापा द्वारा याद रख सकते हैं, देवा द्वापा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत को कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का गठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन के साथ स्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ा दागने की प्रथा तथा हुलिया की प्रथा। चराई कर तथा गृह कर यानी घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? तो अलाई दरवाजा, दिल्ली में किया था। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? तो अलाई दरवाजा, दिल्ली। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन के किस पुत्र ने? तो मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये वाला खलीफा, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन द्वारा सैनिक को जो है सस्ते मूल्य पर वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी होते थे जो इस तरह है। बरीद मंडी के अधिकारी बाजार निरीक्षक को कहा जाता था, विभाग था बरीद मंडी, उसके अधिकारी बाजार निरीक्षक। सहना मंडी बाजार अधीक्षक अधिकारी होते थे। दीवान रियासत विभाग था बाजार नियंत्रक। मनहैयान गुप्तचर होता था, मनहैयान ये गुप्तचर होते थे। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ का आक्रमण किया था। अच्छा, सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, सोच लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।